नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिटर ट्रेड की थ्योरी। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फिटर ट्रेड के 2 बैच मिल रहे होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अलग अलग बैच हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के 2 बैच मिल रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। फिर बिल्डर का बैच आप लोगों को मिल रहा होगा। इसके अलावा कुछ ही समय में आप लोगों को जो ट्रेड थ्योरी के अलावा और भी सब्जेक्ट होती है, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया और ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, सबकी क्लासेस कुछ दिनों में मिलने लगेंगी। इसके साथ ही साथ कुछ और ट्रेड भी इसी चैनल में स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे आपका बिल्डर ट्रेड, कॉपर ट्रेड हो गया, बिल्डर ट्रेड तो चल ही रहा है, कॉपर ट्रेड हो गया, वायरमैन ट्रेड हो गया और डीजल मैकेनिक हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया। ये सभी क्लासेस कुछ ही समय में इसी चैनल में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो यदि आप लोगों को जितनी क्लासेस चल रही हैं यदि उसको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं लगे तो अच्छी बात है। यदि कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज ये फिटर की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट चैप्टर की चौथी या तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी पिछली क्लासेस में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का ही कहाँ तक पढ़ा दिया हूँ, ये साइंस, सेफ्टी साइंस तक पढ़ा दिया हूँ, सुरक्षा चिन्ह तक पढ़ा दिया हूँ। आज आपका चैप्टर रहेगा मृदु कौशल यानी सॉफ्ट स्किल्स, और इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा श्वसन यंत्र के बारे में, कृत्रिम श्वसन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है हमारा मृदु कौशल यानी सॉफ्ट स्किल। ये क्या होता है? किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की कला ही कौशल होती है। कला क्या होती है? किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न यानी 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा करने की कला ही क्या होती है? कौशल होती है। ठीक है, कोई कारीगर किसी वस्तु को कितने आकर्षक रूप, परिमाप, न्यूनतम कच्चा माल, व्यय एवं उपयोगी स्वरूप में तैयार कर सकता है, यह सब उसके कौशल पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की कौशल क्षमता कितनी है, कितना कुशल है वो, ये किस पे डिपेंड करता है? वह किसी वस्तु को कितना आकर्षक बना रहा है, अट्रैक्टिव बना रहा है, और कम से कम यूज, ऐसा नहीं कि अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में ज़्यादा खर्चा कर दे, खर्चा भी कम कर रहा है, पैसे के भी खर्चा कम कर रहा है और माल भी कम व्यय कर रहा है, यानी जिस चीज़ से बना रहा है वो भी कम लग रहा है। ठीक है, और अपने एक्यूरेट यानी फुल 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार हो रहा है, तो व्यक्ति पूरा कुशल कारीगर माना जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति फुल एक्यूरेसी के साथ अच्छी चीज़ बना रहा है, आकर्षक, वो चीज़ क्या है? आकर्षक है, कम प्राइस में बन गई है और कम उसमें पदार्थ भी लगा है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब उसके कौशल पर डिपेंड करता है। ये सब क्या कहाँ पे डिपेंड है? उसके कौशल पर, उसकी कुशलता पर डिपेंड करता है कि कारीगर कितना कुशल है। यदि वो सब जितना कम पैसे लगाएगा, जितना कम पदार्थ लगेगा और जितनी अच्छी चीज़ बनेगी, वो उतना ही कुशल कारीगर कहलाएगा। ठीक, फिर हमारा है किसी कारीगर में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो, मृदु कौशल कहलाता है। ठीक है, ऐसा कौशल जो स्वाभाविक रूप से विकसित हो गया है, अपने आप खुद ही उसके अंदर विकसित हो रहा है, जो किसी आपातकाल में यानी इमरजेंसी में आपके काम में आ जाए, वो क्या होता है? उसका मृदु कौशल होता है, सॉफ्ट स्किल। ठीक है, ऐसी स्किल क्या होती है? खुद ही, सॉफ्ट स्किल क्या होती है? खुद ही डेवलप हो जाती है, अपने अंदर खुद ही डेवलप हो जाती है। कैसे डेवलप होती है? जब हम कोई काम करते रहते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस आता जाता है, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। अनुभव आते आते कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमको सिखाई नहीं जाती हैं, ऑटोमेटिक अपने आप में डेवलप हो जाती हैं। वो सब क्या होता है? मृदु कौशल होता है। प्रत्येक कारीगर को स्वयं मृदु कौशल विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कारीगर को क्या है? अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यानी फिर हमारा है मृदु कौशल की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल। आखिर मृदु कौशल की महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमें मृदु कौशल क्यों विकसित करनी चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। किसी व्यक्ति में मृदु कौशल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है आपका वार्ता कौशल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, यानी आप किसी से कैसे बात कर रहे हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है, आपके बात करने का लहजा क्या है, ये सब ये आपके किस में आता है? वार्ता कौशल में है। किसी भी व्यक्ति को वार्ता कौशल की आवश्यकता प्रत्येक समय होती है। प्रत्येक कौशल से नौकरी
पदोन्नति ऑर्डर प्राप्त करना आदि सरल हो जाता है। क्या होता है, यदि आपका बात करने का तरीका सही है, आपका बात करने का लहजा सही है, आप जो शब्द यूज करते हैं अपने वार्तालाप में वो सब अच्छे हैं, तो क्या होता है आपको पदोन्नत करने में मदद मिलती है और नौकरी करने में भी मदद। यदि आप अभी बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं पाए हैं, तो नौकरी में भी काम में आती है। यदि आप नौकरी पा गए हैं तो वहाँ पर पदोन्नति यानी आपके प्रमोशन के भी काम में आता है। ठीक है। फिर आती है आपकी ऑनेस्टी। यदि किसी भी व्यक्ति में ईमानदारी का कौशल है तो कंपनी उससे बड़ी जिम्मेदारियां देती है, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति के व्यवसायिक जीवन में लगातार वृद्धि होती रहती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि किसी व्यक्ति में ईमानदारी है, ईमानदारी का कौशल यानी वो फुल ऑनेस्ट है, जहाँ भी काम कर रहा है उसके प्रति फुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो कंपनी क्या होती है, जब आप ईमानदार रहोगे, सबकी नज़र में आ जाओगे कि आप ईमानदार हो, तो आपसे जो भी सीनियर अधिकारी रहेगा आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देगा कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ईमानदार का मतलब है तो अपने काम के प्रति ईमानदार। ठीक है, पैसे चुराने वाला तो ठीक है, हम नहीं चुराएंगे, वो भी ईमानदार हैं, लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदार होना भी ईमानदारी होता है। काम के प्रति ईमानदार मतलब जो काम हमको दिया गया है तो उसको हमको समय पे पूरा करना है। ऐसा नहीं कि उसको 4 दिन 10 दिन में पूरा करना है, जितना टाइम उसके लिए दिया गया है उस टाइम में फुल एक्यूरेसी के साथ पूरा करना है। यानी कि हम टाइम से तो पूरा कर रहे हैं, यानी किसी भी तरह उलझुल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको उसके पूरी एक्यूरेसी के साथ संपूर्ण रूप से और दिए गए टाइम में पूरा करना है। ये क्या है, हमारी काम के प्रति ईमानदारी है। तो यदि हम काम के प्रति ईमानदार हैं, कंपनी के प्रति अपने ईमानदार हैं, तो जो हमारे सीनियर अधिकारी होंगे हमको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देंगे, जिससे हमें क्या होगा, जब हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस आता जाएगा और हमारा प्रमोशन भी होता जाएगा। जब बड़ी जिम्मेदारियों को हम करके आगे दिखाएंगे तो मुझे और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। धीरे धीरे इस तरह हमारे पदोन्नति भी होती जाएगी। ठीक है। फिर हमारा आता है पारस्परिक कौशल यानी म्यूचुअल स्किल। किसी भी व्यक्ति को अपने सहयोगी एवं साथी कर्मचारियों के साथ सदैव अच्छा एवं सराहनीय व्यवहार करना चाहिए। क्या है, हमें अपने सीनियर के साथ तो अच्छा व्यवहार करना ही है, साथ साथ अपने जो साथ काम कर रहे हैं या अपने से जो नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में, इससे होता क्या है, जब हम सबके साथ अपना अच्छा व्यवहार रखेंगे, सीनियर तो ठीक है, सीनियर के साथ रखना ही पड़ता है, उसके साथ यदि अपने सहयोगी के साथ, अपने नीचे वालों के साथ भी यदि हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती, यानी हमको सब लोग अच्छा बोलेंगे। यदि हमारा कोई काम कहीं अटक जाएगा तो हमारा पूरा करवाने में मदद करेंगे और हमारे काम में रुकावट नहीं डालेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका करेक्ट बिहेवियर। व्यक्ति द्वारा सही व्यवहार रखने से कार्य में बढ़ोतरी होती है, मनोबल में वृद्धि होती है, जिससे कंपनी का विश्वास उस व्यक्ति पर बना रहता है। ठीक है। यदि आपका व्यवहार सही है तो आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी, आपका कार्य बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और मनोबल, जब आपका कार्य अच्छा रहेगा तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपके ऊपर कंपनी का जो विश्वास है वो भी आपके ऊपर लगातार बढ़ता जाएगा कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसका सबसे बन रहा है, मतलब सबसे अच्छा इसका व्यवहार है, ये काम के प्रति भी ईमानदार है, तो वो आपके कंपनी का आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है, विश्वास बनता है और कंपनी आपको बड़ी जिम्मेदारियां देगी, आगे चल के आपको पदोन्नत करने में उनको दिक्कत नहीं आती। फिर आपका आता है प्रेरक कौशल यानी मोटिवेशनल स्किल। कर्मचारियों को समय समय पर प्रेरित करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। इस कौशल से उद्योगों के व्यवसायिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायता मिलती है। क्या होता है, कर्मचारियों को समय समय पर टाइम से कुछ समय अंतराल में क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाता है, यानी उसको मोटिवेट किया जाता है। आप लोग जानते होंगे मोटिवेट क्या है। इससे क्या होता है, कार्य करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। मोटिवेट मतलब उसके मन को बढ़ाया जाता है। मोटिवेट क्या होता है, उसके मन को बढ़ाया जाता है, यानी उसको कुछ ज्ञानपरक बातें बताई जाती हैं और उसके मनोबल को ऊंचा बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इससे क्या होता है, उद्योगों के व्यवसायिक एवं वित्तीय लक्ष्य, व्यवसायिक यानी हमको इतना प्रोडक्शन देना है उसकी भी पूर्ति होती है एवं सबका मेन उद्देश्य होता है पैसे कमाना, तो वित्तीय लक्ष्य की विपरीत प्राप्ति होती है। ठीक है। फिर है हमारा डिपेंडेंसी यानी निर्भरता। व्यक्ति में निर्भरता का कौशल होने से कंपनी उस व्यक्ति को विभिन्न जिम्मेदारियां देती हैं, जिससे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। क्या होता है, जब व्यक्ति में निर्भरता का कौशल, व्यक्ति जब में डिपेंडेंसी रहेगी, निर्भरता रहेगी, तो क्या होगा, विभिन्न जिम्मेदारी देता है, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपने काम के लिए खुद पर निर्भर है, तो उसमें कंपनी क्या करती है, उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां देती हैं कि चलो इस व्यक्ति को यदि हम देंगे ये व्यक्ति ये काम कर लेगा। यदि आपके पास निर्भरता नहीं है तो कंपनी आपको दूसरा नया काम देने से बचती है। ठीक है। यदि आपके पास नया काम आएगा तो स्वाभाविक है, जब आपके पास नए नए काम आएंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो आपके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी।
फिर है हमारा स्वनिर्देशित यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शन। किसी व्यक्ति में स्वनिर्देशन का कौशल होने से वह व्यक्ति अपने कार्य की पूर्ति हेतु स्वयं प्रेरित होता है तथा अपना कार्य कुशलता से पूर्ण करता है। स्वनिर्देशन मतलब खुद को डायरेक्ट करना, खुद को निर्देशित करना कि हमको ये आज करना है, हमको ये काम इस तरह करना है, ये गुण हमारे पास होना चाहिए, हमको ये काम समय पे करना है, ये सब गुण हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। किसी दुर्घटना फर्स्ट एड आप लोगों को पता होगा, यदि कोई भी चोटिल हो जाता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले हम उसका प्रॉपर छोटा मोटा ट्रीटमेंट करते हैं जो हम लोगों से बनता है, वो क्या होता है, फर्स्ट एड होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं जो हमसे बनता है, हमें कुछ चीज़ें सीखना भी चाहिए फर्स्ट एड में। वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताई जाएंगी कि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व किए जाने वाला उपचार क्या है, प्राथमिक उपचार है। कोई व्यक्ति यदि दुर्घटनाग्रस्त है, चोटिल हो गया है, घायल है, तो उसका डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है वही क्या है, फर्स्ट एड है। इस कार्य के लिए कार्यशाला में फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, डिटॉल, रुई, बर्नाल, बैंडेज, दर्दनाक निवारक गोलियां आदि वस्तुएं आवश्यक रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। इसके लिए क्या है, फर्स्ट एड करने के लिए ऐसा तो नहीं हम देखेंगे उसका फर्स्ट एड हो जाएगा, उसके लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ती है। वो सामान क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स। और फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे क्या क्या रहना चाहिए, डिटॉल, रुई, बर्नाल, ये क्या होता है, डिटॉल धुलने के लिए, रुई उसमें लगाने के लिए, बर्नाल बैंडेज पट्टी बांधने के लिए, और दर्द निवारक गोलियाँ भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रेचर भी होना चाहिए। व्यक्ति बेहोश हो गया है या चलने की स्थिति में नहीं है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हमारे पास स्ट्रेचर भी होना चाहिए। ठीक है। फिर विद्युत झटके यानी किसी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किसी सहायक के द्वारा डॉक्टर को तुरंत बुलवाएं। यदि व्यक्ति को करंट लग गया है यानी करंट का शॉक है, झटका है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के उपचार के लिए सहायक के द्वारा, ये हमको खुद नहीं जाना चाहिए, किसी और को डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, हमको खुद नहीं जाना है। हमको उस व्यक्ति का, चोटिल व्यक्ति का देख रेख करना है, जितना हमसे बन सकता है उतना उसको करना है, हवा करना है, उसके पास हवा आनी चाहिए, स्वच्छ हवा आनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी है। और जो हमारे सहयोगी हैं उनको डॉक्टर के पास भेजना है कि डॉक्टर को आप जल्दी से बुला के लाओ। फिर क्या है, किसी गंभीर परिस्थिति में डॉक्टर के आने से पूर्व पीड़ित के लिए प्राथमिक उपचार प्रारंभिक मिल सके। ठीक है। डॉक्टर आने से पूर्व हमको क्या करना है, प्राथमिक उपचार उसका करना है। ठीक। फिर हमको उसमें क्या करना है, तो हमको ध्यान क्या देना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति के चारों ओर से भीड़ को हटा देना चाहिए। क्या होता है, जब कोई भी घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति को देखने के लिए चारों ओर से लोग आके जमा हो जाते हैं, जो कि गलत चीज़ें हैं। ऐसा क्या होता है, जब चारों तरफ से लोग आ जाते हैं तो उसके पास स्वच्छ हवा का आवागमन बंद हो जाता है, स्वच्छ हवा उसको नहीं मिल जाती है, उसको गर्मी भी लगती है और शुद्ध हवा भी नहीं मिल पाती, जबकि उस समय उसको क्या चाहिए, उसको शुद्ध हवा चाहिए होती है। तो हमें क्या करना है, भीड़ को नहीं लगने देना चाहिए, भीड़ को हटा देना चाहिए। फिर पीड़ित व्यक्ति के मुंह से नकली दांत, जो पीड़ित व्यक्ति है वो नकली दांत लगा के रखा है, किसी के दांत खराब हो जाते हैं, जब दांत खराब हो जाते हैं तो हमको नकली दांत यूज करने पड़ते हैं, तो उसके नकली दांत को निकाल देना चाहिए। यदि वह है नशे का पीड़ित है, तम्बाकू ये पान वगैरह खाता है, इसको उसको मुंह से निकाल देना चाहिए, क्योंकि बेहोशी की हालत में वो अंदर निकल सकता है, या उसको सांस लेने में, या उसके गले में फंस सकता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत जाएगी, तो हमको निकाल देना चाहिए, जिससे उसे श्वास लेने में कठिनाई ना हो। फिर विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर पड़े छालों अथवा जो व्यक्ति यदि विद्युत झटके से जल गया है तो उसमें छाले पड़ेंगे, तो हमको छालों क्या करना है, स्वच्छ कपड़े या कागज़ से ढक देना चाहिए, ताकि उसमें मक्खियाँ ना बैठें और अलग तरह की बीमारियां ना पैदा हो जाएं। ठीक है। फिर है, पीड़ित व्यक्ति यदि कमरे में हो तो खिड़की दरवाजा खोल दे, जिससे कि स्वच्छ वायु का आगमन हो। ठीक है। यदि पीड़ित व्यक्ति बाहर है, घर से बाहर, तो अच्छी बात है, भीड़ हटा तो स्वच्छ हवा आएगी। लेकिन यदि व्यक्ति कमरे में है तो क्या करना है, हमको कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देनी है, ताकि वेंटिलेशन हो जाए और हवा बाहर से अच्छी हवा आए। ठीक है। फिर पीड़ित व्यक्ति को सर्दी से बचाएं, उसे यदि सर्दी का मौसम है तो पीड़ित व्यक्ति को क्या करना है, सर्दी से बचाना है, यानी उसको ठंड न लगने पाए, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। सर्दी से बचाएं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके पलंग, दरी, चटाई आदि पर लिटा कर कंबल ओढ़ा दें, उसको क्या कहें, उसके ऊपर कंबल ढकना है। परंतु ऐसा नहीं कि उसको पूरा कंबल ढक दो, उसके मुंह को छोड़कर, ताकि उसको सांस मिलती रहे। फिर पीड़ित व्यक्ति को पर पलंग, दरी पर आदि में लिटाएं, उसके शरीर में एकत्र विद्युत धीरे धीरे विसर्जित हो जाते हैं। ठीक है। क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कुछ चार्जेस अपने अंदर रह जाते हैं, तो ऐसा करने से अपने चार्ज धीरे धीरे कंबल वगैरह के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है। पीड़ित व्यक्ति को यदि पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हमें कृत्रिम श्वास मेथड अपनाना चाहिए, कि उसको हम
सांस कैसे दें। इसके लिए यहाँ पर कुछ आपको मेथड्स बताए गए हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, कृत्रिम सांस हम कैसे लेंगे, इसको कैसे देंगे। ठीक है, इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध कृत्रिम क्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की 4 प्रमुख विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? प्रमुख रूप से 4 विधियां हैं। यदि कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो इन विधियों के माध्यम से हम उसको सांस दे सकते हैं। ठीक है, पहली है सिल्वेस्टर विधि, फिर शेफर विधि, फिर मुंह से मुंह में हवा भरना और चौथी आती है हमारी कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा। पहली हम पढ़ेंगे सिल्वेस्टर विधि क्या है। ठीक है, सिल्वेस्टर विधि द्वारा हम कैसे सांस देते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये विधि कभी उपयोग की जाती है इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के सीने की ओर छाले पड़ जाएं, यानी जब जो पीड़ित व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, उसके सीने की ओर छाले पड़ जाएं, फफोले पड़ जाएं, तो तब हम इस सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाए। इसमें क्या किया जाता है, पीड़ित जो व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, उसको पीठ के बल लिटा देते हैं। फिर तत्पश्चात उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा देते हैं। उसकी पीठ के नीचे क्या लगाना है, तकिया लगाना है, जिससे कि उसका सीना कुछ, ये सीने के नीचे, जस्ट सीने के नीचे हमको तकिया लगाना है, जिससे उसका सीना कुछ उभरा हुआ रहे, यानी थोड़ा सा कुछ उठा हुआ रहे और सिर कुछ नीचा हो जाता है। इससे क्या होता है, सिर थोड़ा नीचे हो जाता है। अब निम्नलिखित 2 स्थितियों द्वारा पीड़ित, अब हमको क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, फर्स्ट इतना करने के बाद हमको क्या करना है, व्यक्ति के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। व्यक्ति के जो सिर है उसके पास आप खुद घुटने के बल बैठ जाएं, उसके ऊपर नहीं, उसके पास घुटनों के बल बैठना है। फिर क्या करना है, उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बात कर, उसके जो दोनों हाथ हैं उसकी दोनों आधी मुट्ठी बात कर। मान लीजिए मैं घायल व्यक्ति हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ लेट तो नहीं सकता मैं, लेकिन खड़े खड़े बता रहा हूँ कि मान लो मैं घायल व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले लिटाना है, फिर आप क्या करोगे, हमारे पीछे साइड यानी सिर साइड घुटने के बल बैठ जाओगे, फिर मेरी आधी मुट्ठी बंद करोगे। ठीक, आधी मुट्ठी बांध कर हाथों को सीधा फैला देना है। फिर क्या करना है, हाथों को सीधा करना है, सीधा फैलाना है। फिर आप पीड़ित व्यक्ति के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं। फिर क्या करना है, जो मेरे हाथ है जो फैले हुए हैं उनको धीरे धीरे मोड़ के, व्यवस्थित मोड़ना नहीं कि हाथ टूट जाए, धीरे धीरे मोड़कर उनके सीनों में ऐसे लेके आना है। इस हालत में वो लेटे लेटे ऐसे इस तरह लेके आना है। ठीक, ये पहले फैलाया है, फिर इसको हाथ को क्या लेके आना है, इस तरह सीने में लेके आना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, प्रथम स्थिति में अपने हाथों से, और जब चूँकि सीने में हाथ आ चुका है तो हम अपने हाथों से अपना हाथ घायल व्यक्ति के हाथ के यहाँ पर रखेंगे और उसको हल्का सा दबाएंगे। उसको क्या करेंगे, हल्का सा दबाव डालना है और 2-3 से ये दवा कब तक डालना है, कम से कम 2 से 3 सेकंड तक ऐसे दबा के रखना है। उसके बाद छोड़ देना है और पीड़ित व्यक्ति के हाथों को उसके सिर को दबाव डालने के बाद उसको छोड़ देना है। उस व्यक्ति के हाथ को फिर से क्या ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाना है, सीधा करके ऊपर की ओर ले जाना है। यह क्रिया हमको बार बार करनी है। ठीक है, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, मुट्ठियाँ अपनी खोल देंगे, मुट्ठियाँ घायल व्यक्ति की खोल देंगे। ठीक है, फिर से ले आएंगे तो फिर से मुट्ठी बांधेंगे, यहाँ पर सीने में रखेंगे, हल्का दबाएंगे, फिर से ऊपर ले जाएंगे तो मुट्ठी खोल देंगे, हाथ सीधा रखेंगे। ठीक, ऐसे हमको बार बार करना है। ये देखिए, सीने को इस तरह भी दबा सकते हैं हम। ठीक है, फिर उपयुक्त क्रिया को 10-12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि व्यक्ति सांस लेना उसका सामान्य न हो, जब तक व्यक्ति सांस न लेने लग जाए, सामान्य रूप से सांस न लेने लग जाए। जब पीड़ित व्यक्ति के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। जब हम किसी को दबाते हैं सीने पे तो क्या होता है, फेफड़े की जो हवा उसमें भरी हुई है वो बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की, और जैसे ही दबाव हटाते हैं तो बाहर की जो स्वच्छ हवा है तेज़ी से अंदर की ओर जाती है। इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में सहायता मिलने लगती है। फिर अगला मेथड होता है हमारा शेफर मेथड। शेफर मेथड क्या होता है, इसका प्रयोग कब हम करते हैं, इस विधि का प्रयोग तब जब हम करते हैं जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हों। पहले वाला क्या था, जब सामने छाले पड़े हों, यानी पेट साइड, छाती साइड, सीने साइड छाले पड़े हों तब हम सिल्वेस्टर मेथड अपनाते हैं। लेकिन यदि पीठ के पीछे छाले पड़े हैं, पीठ में छाले पड़े हैं तो उसको हम लिटा नहीं सकते पीठ के बल, तब हम ये शेफर मेथड अपनाते हैं। ठीक है, इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है। इसमें चूंकि पीठ में क्या हुआ है, छाले पड़ चुके हैं तो हम कैसे लिटाएंगे, पेट के बल लिटाएंगे और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट में ऐसा नहीं लिटाना है उसको, या ऐसा या तो ऐसा किसी करवट में कर देना है। फिर क्या करना है, पीठ के सीने के नीचे पतला तकिया रखना है और सीने के नीचे, उस बार क्या था पीठ के नीचे तकिया रखना था, इसमें क्या है सीने के नीचे तकिया रखना है, पतला था, बहुत मोटा तकिया नहीं रखना है।
फिर पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाएं। पीड़ित के जो घुटना है उसके घुटनों के पास आप भी अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, पास में, उसके ऊपर नहीं। अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि आपके दोनों हाथ सीधा रहें। फिर अपना हाथ दोनों इस तरह उसके पीठ पे रखना है, अपना हाथ सीधा रखना है, ठीक है। और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें, और चारों उंगलियां अपनी आपस में मिली रहें, और अंगूठा समकोण पर हो, अंगूठा समकोण पर हो इस तरह, और हमको इस तरह हाथ उसके ऊपर रखना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति है तो उसको ऐसे दबाना है, ठीक है, इस तरह दबाना है, उंगलियां पास में रहें, अंगूठा 90 डिग्री पर रहे, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पीठ के बल लिटा दिया है, यहाँ पर एक पिलो रख दिया है, तकिया रख दिया है, और उसके पास घुटने के बल बैठ के इसको दबा रहा है। ये देखिए इसका अंगूठा और उंगलियां पास में है, अंगूठा 90 डिग्री पे है, ठीक है। फिर क्या है, अगला मेथड हमारा है मुंह से मुंह में हवा भरना, माउथ टू माउथ रेसिपिरेशन। हमको जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना पड़ता है, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले जा करके खुद उसको उसके मुंह के अंदर फूंकना पड़ता है, तेज़ी से फूंकना पड़ता है, ताकि हमारी जो हवा है उसके अंदर चली जाए, उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, वो धीरे धीरे उसको सांस मिलने लगे और वो अपने सामान्य हालत में आ जाए। इसमें हमें क्या करना है, इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है। इस विधि को लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। माउथ टू माउथ जो रेसिपिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो माउथ टू माउथ रेसिपिरेशन है, यानी मुँह से मुँह श्वसन है, उसको हम और किस विधि से नाम से जानते हैं, उसको हम लाबोर्ड विधि से भी जानते हैं, या इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, लाबोर्ड विधि क्या है, तो आप लोग को बताएंगे मुंह से मुंह की श्वसन की क्रिया जो है वो लाबोर्ड विधि है। मुंह से मुंह में हवा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित दो स्थितियों में प्रयोग करके पूर्ण की जाती है। इसकी कंडीशन क्या है, इसमें हम तरीका क्या है, तो पहले क्या करेंगे, पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देंगे, पीठ के बल लिटाएंगे इस तरह। अब पीड़ित व्यक्ति की पीठ के नीचे तकिया लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे तकिया लगी हुई है, जिससे कि उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए, ठीक है। जब आप तकिया लगा देंगे तो ये देखिए इसका सिर थोड़ा नीचे की ओर लटक गया है, ठीक। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, पीड़ित का मुंह अच्छी तरह से साफ कर लें। अब पीड़ित के मुंह को अच्छी तरह साफ करना है, मतलब वो मुंह में कोई कुछ डाल के रखा तो उसको बाहर निकाल देना है और उसको साफ करना है। अब उसके खुले मुंह पर, अब उसके मुंह को खोलना है और खुले पर महीन कपड़ा रख कर, एक पतला सा कपड़ा रख कर एक हाथ से उसकी नाक बंद करके, अब क्या करना है, उसके मुंह पर उसके पहले मुंह खोलना है, साफ करना है, फिर उसके मुंह पे हल्का पतला कपड़ा रखना है। उसके बाद उसकी नाक को एक हाथ से अपने एक हाथ से उसकी नाक को दबाना है, उस मतलब नाक को बंद करना है, ठीक है। फिर अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरें। फिर क्या करना है, अपना मुंह उसके मुंह के पास ले जा करके झटके से, यानी बहुत तेज़ी से हवा को अंदर डालना है, यानी फूंकना है, ठीक है। यह ध्यान रखें कि हवा बाहर न निकल पाए। ऐसा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा मुंह उसके मुंह के इतना पास होना चाहिए कि हमारी जो हवा जा रही है तेज़ी से हम दे रहे हैं वो बाहर न जाए, उसके मुंह के अंदर ही जानी चाहिए, ठीक है। और उसके फेफड़े कुछ फूलें, और जब ऐसा करेंगे तो उसके फेफड़े कुछ फूलने चाहिए, ठीक। फिर हवा को बाहर निकालने के पहले अपना मुंह हटा लें। इसके बाद हमको अपना मुंह हटा लेना है, तो उसका जो फेफड़ा है खुद ही दबेगा, जो आप हवा दिए हो वो ऑटोमेटिक बाहर फेंक देगा, ठीक है। उपरोक्त क्रिया को हमको कितनी बार करना है, कम से कम 10-12 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में ये क्रिया हमको 10 से 12 बार करनी है, ठीक है। 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी है, यानी 5-5 सेकंड में हमको ये क्रिया दोहरानी है। कब तक, जब तक वह व्यक्ति सामान्य रूप से खुद से सांस न लेने लगे, ठीक है। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े फूलते हैं और उनकी ताज़ी हवा अंदर जाती है, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तो व्यक्ति के फेफड़े फूलते हैं और ताज़ी हवा उसको मिलती है, ठीक। मुंह हटा लेने पर अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पीड़ित को सांस लेने में मदद मिलती है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पहले उसको मुंह को साफ करना है, उसके नीचे पिलो लगाने हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, लड़की इसको दे रही है, ये लड़की एक लेटी हुई है, दूसरी लड़की उसको हवा दे रही है। यहाँ पे एक पतला कपड़ा होगा और मुँह से मुँह इस तरह सटा के हमको तेज़ी से हवा देनी है। इस तरह हवा देंगे हम, इस तरह मुंह एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हम जो हवा मैं दूंगा वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, पहले उस तरह इसका नाक दबाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हाथ से नाक दबाने हैं, उसके मुंह खोलना है, फिर हमको उसके मुंह के पास इस तरह मुंह ले जाके हवा झटके के साथ देना है, ठीक है। उपरोक्त 3 विधियों में से तीसरी विधि अधिक प्रचलित होती जा रही है, क्योंकि ये भी तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। क्या है, इस मेथड में हम जल्दी से जल्दी उसको सांस दे सकते हैं। सांस ऐसी एक चीज़ है जिसे 1 मिनट भी यदि आधा मिनट भी रोकेंगे तो हमारी घायल व्यक्ति की मौत हो सकती है। ये मेथड बहुत जल्दी होता है करने में, इसलिए सबसे पहले
ये हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक प्रभावशाली भी है, ऐसा नहीं कि ये केवल टेम्परेरी, एक अच्छी विधि है, ये काम भी अधिकांशतः कर जाती है और इसे लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत लंबे समय तक जारी रखने की भी आवश्यकता नहीं होती। जबकि प्रथम एवं यानी सेफर और जो सिल्वेस्टर मेथड था उसे बहुत टाइम तक हमको करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा चौथा आता है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। अब ये तो तब होता है जब हमारे पास ये चीज़ें यंत्र हों, यदि नहीं है तो हमको उपरोक्त तीनों विधियों में अपनाना पड़ता है, खासकर लोबार्ड विधि सबसे सही होती है। यदि मेरे पास यंत्र हैं तब हम ये काम करेंगे। ये हमारा क्या होता है, यंत्र होता है जिसमें एक पाइप होती है, हम उसको मुंह में लगाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे पाइप के थ्रू उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। ठीक है, इस युक्त में प्रयुक्त रबड़ के बाल्ब में से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में जाती है। यहाँ पर इनलेट तथा आउटलेट बाल्ब लगे होते हैं जो कि रबड़ के दबाने पर छोड़ने के साथ खुलते हुए बंद होते हैं। इसके अंतर्गत हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से जाती है। क्या होता है, ये दूसरी मशीन है, ये दूसरी मशीन है। इसमें क्या होता है, जो इसको हम प्रेस करते हैं तो हवा अंदर जाती है, छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकल आती है। इसी तरह ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। ठीक है, ये बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें रबड़ के बाल्ब को 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका कृत्रिम श्वास हो गया, मृदु कौशल हो गया। ठीक है, तो कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा तो हमको किस मेथड से देना है, सेफर हो गया, सिल्वेस्टर हो गया, लाबोर्ड हो गया और चौथा हो गया हमारा कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा। तो सबसे पहले हमको कौन से अपनाने हैं, सबसे पहले हमको तो लाबोर्ड की अपनाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा प्रभावशाली है और जल्दी होता है उसको करने में। यदि हमारे पास श्वसन यंत्र नहीं है तो, या श्वसन यंत्र है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। हम श्वसन यंत्र को अपनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोगों से अगली क्लास में। यदि किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की परेशानियों को दूर करने की। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।